हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चलिए आज देखते हैं भारत के प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। भारत में कौन कौन सी है। तो आइए हरित क्रांति से चालू करते हैं। हरित क्रांति का मतलब है, क्या मतलब है? हरित क्रांति का मतलब है कृषि उत्पादन को तेजी से बढ़ावा देना, तेजी से बढ़ावा किए गए बदलाव। यह 1960 से 1970 तक के दशक में शुरू की गई थी। इस क्रांति के जरिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई और भूखमरी में कम करने की यह मदद मिली। हरित क्रांति में नई कृषि तकनीक, उद्यान किस्म के बीज जैसे कि हाइब्रिड के बीज, उर्वरकों और सिंचाई के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया गया। सिंचाई के आधुनिकीकरण को क्या किया गया? इस्तेमाल किया गया। हरित क्रांति को तीसरी कृषि क्रांति भी कहते हैं। हरित क्रांति को तीसरी कृषि क्रांति भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भारत में हरित क्रांति को लाने का श्रेय एस.एम. स्वामीनाथन को जाता है। एस.एम. स्वामीनाथन को दिया जाता है। ठीक। हरित क्रांति के दौरान सुखाड़, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा की स्थापना किया गया। क्या यह हरित क्रांति के समय किसानों के लिए सुखाड़ पड़ जाए, आग लग जाए, चेथी लगे, ये सब लगता है ना, तो आयती जो मिलता है वो हरित क्रांति के समय यह किया गया था। किसान के लिए कम दर पर सुविधाएं लिए ग्रामीण बैंक सहायता समिति और बैंकों की स्थापना की गई किसानों के लिए स्पेशल। कौन कौन से? ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और बैंक की स्थापना की गई। भारत सरकार ने किसान के लिए क्रेडिट कार्ड और दुर्घटना बीमा भी शुरू की। भारत सरकार ने किसान के लिए क्रेडिट कार्ड और दुर्घटना बीमा, आएगा क्वेश्चन, ये किस क्रांति के में शुरू की गई? तो ये हरित क्रांति के समय किया गया था। यह सब मिलाकर कहे तो हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास को बढ़ावा देना था। हरित क्रांति के उच्च उपज देने के लिए HBI यानी हाइब्रिड के बीज का उपयोग किया गया। कब? तो हरित क्रांति के समय में ही सब किया गया। आगे देखते हैं अगला क्रांति कौन है। अगला क्रांति है कि श्वेत क्रांति। यह है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का उद्देश्य क्या था? सफेद क्रांति का उद्देश्य था दूध उत्पादन एवं डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देना था, बस। तो भारत में श्वेत क्रांति के कब गिरा? तो 1970 में शुरू हुआ था। दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास डेयरी से लिखा गया दोस्तों, डेयरी, ये बोला डेयरी, गलती क्रम नेतृत्व में डॉक्टर बनर्जी कुरियन किए थे। इस क्रांति को ऑपरेशन फॉलो के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसने दूध की कमी झेल रहे देश को दुनिया के सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला भारत को बना दिए थे इस क्रांति ने। मतलब दूध में पहले दूध की कमी होती थी, और जब श्वेत क्रांति आया दोस्तों तो यह इतना बढ़ा कि दुनिया का नंबर 1 बन गया दूध उत्पादन करने में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है कि नीली क्रांति। इसका उद्देश्य था मत्स्य पालन या मछली का उत्पादन को बढ़ावा देना। नीली क्रांति का मतलब होता है मछली और जलीय खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना। मतलब कि जलीय खाद्य में तो जल के जो खाने वाला चीज है उसमें वृद्धि करना था, इसका उद्देश्य था, खास करके मछली के लिए। यह एक आंदोलन है जिसके जरिए मछली और जल उत्पादों को बढ़ावा देना था। ठीक, उत्पादों को बढ़ावा देना। नीली क्रांति से खाद्य सुरक्षा, पोषण और ग्रामीण जीवन में सुधार हुआ। यह पोषक तत्व से, ठीक ना, ग्रामीण जीवन में विकास सुधार हुआ। आगे देखते हैं अगला। भारत में नीली क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो अरुण कृष्णा को माना जाता है। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था? ये नीली क्रांति कब चला था? तो 1985 से 1990 तक चला था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय में चला था नीली क्रांति। आएगा क्वेश्चन कि सातवीं पंचवर्षीय योजना कौन सी कृषि क्रांति चली थी? तो नीली क्रांति चली थी दोस्तों। क्या आएगा क्वेश्चन कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय कालीन नीली क्रांति कौन सी कृषि क्रांति चली थी? तो नीली क्रांति। अच्छा, ये भी आ जाता है कि कौन थी? ये थी नीली क्रांति जो है
वो कौन पंचवर्षीय योजना के समय चला था? तो यह आपकी 7वीं पंचवर्षीय की योजना के समय चला था। नीली क्रांति से भारत में झींगा मछली उत्पादन बहुत वृद्धि हुई। झींगा मछली उत्पादन बहुत वृद्धि हुई। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में झींगा उत्पादन बहुत ही व्यापक, मतलब बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। इसलिए आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले को भारत के झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है। भारत की झींगा मछली की राजधानी किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला एगो है, वहीं पर सबसे ज़्यादा होखेला, ओकरा के भारत के मछली की राजधानी कहल जाला। नेल्लोर जिला को कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे स्लाइड देखते हैं। आगे क्या कर रहा है कि पीली क्रांति, आइए पीली क्रांति के बारे में जानते हैं। पीली क्रांति का उद्देश्य था तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, मान जितना चीज से तेल निकलता है उसको बढ़ावा देना था, उस फसल को बढ़ावा देना था। पीली क्रांति भारत में खाद्य तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देना के लिए शुरू की गई थी। इसे पीत क्रांति भी कहा जाता है। तिलहन क्रांति को पीत क्रांति भी कहा जाता है। यह क्रांति साल 1986 में शुरू हुई थी और 1987 तक चली थी। सैम पित्रोदा को पीली क्रांति का जनक माना जाता है। किसको? सैम पित्रोदा को पीली क्रांति के जनक माना जाता है। आगे देखते हैं। पीली क्रांति के बारे में जरूरी बात आइए जानते हैं। इस क्रांति के तहत सरसों, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, कुशी, सूरजमुखी, नाइजर, अलसी और अरंडी के जैसे तिलहनों का उत्पादन किया गया। मतलब ये सब मतलब जितना चीज से तेल निकलता है उस तेल वाले फसलों को इस क्रांति से बढ़ावा मिला। ठीक, इस क्रांति के तहत किसानों को उर्वरक, कीटनाशक और बीज मुहैया कराया गया, मुफ्त में दिया गया था। इस क्रांति के तहत किसानों को अभी बीज मिलता है ना, फ्री में जो बीज मिलता है, गेहूं जब रोपाता है तो उस समय फ्री में बीज मिलता है ब्लॉक में जाकर। तो इसी क्रांति का देन है कि आज हम लोग का बीज मुफ्त में मिलता है, मानी कम दाम पर मिलता है। वही अभी तो पैसा लगता है वो कम दाम पर मिलता है, लेकिन इसी क्रांति के वजह से मिलता है। इस क्रांति के तहत तेल उत्पादन के आधुनिक तकनीक इस्तेमाल किए गए। इस क्रांति के तहत पंजाब में सूरजमुखी का काफी बढ़ोतरी हुआ। पंजाब में सूरजमुखी फूल का काफी बढ़ोतरी हुआ। इस क्रांति के बाद भारत में तिलहन के उत्पादन आत्मनिर्भरता हासिल कर लिया। तिलहन के उत्पादन में इस क्रांति के कारण कृषि भूमि लगभग 26 मिलियन हेक्टेयर पर खेती होने लगा तिलहन का। इस क्रांति के कारण भारत के कई स्थानों पर समाजवादी आर्थिक अंतर में पार्टनर में कामयाबी मिली, आर्थिक में सुरक्षा मिली, आर्थिक जीवन में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला गुलाबी क्रांति क्या है? तो गुलाबी क्रांति से मांस, पेट्रिटी और झींगा उत्पादन क्षेत्रों का आधुनिकीकरण और विकास से संबंधित है। यह इसे आधुनिकीकरण और विकास से संबंधित है। मांस, पेट्रिट, झींगा उत्पादन से जुड़ी क्षेत्रों का आधुनिकीकरण और विकास में रहती है। गुलाबी क्रांति क्षेत्र मांस और पेट्रोल प्रसंस्करण उद्योग, प्याज उत्पादन, झींगा उत्पादन, ड्रग्स उत्पादन। भारत में गुलाबी क्रांति को मांस और पेट्रोलियम प्रसंस्करण क्षेत्र में तकनीकी क्रांति के रूप में जाना जाता है। तकनीकी क्रांति के गुलाब क्रांति और मांस और पेट्री के उत्पादन में प्रसंग माना जाता है। आगे देखते हैं। भारत में गुलाबी क्रांति ने मांस प्रसंस्करण उद्योग में कई बदलाव लाए। मांस प्रसंग में कई पेट्रोल लिया। भारत में गुलाबी क्रांति को प्याज, ड्रग्स और झींगा उत्पादन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। भारत में गुलाबी क्रांति के प्याज, ड्रग्स और झींगा उत्पादन के रूप में माना जाता है। दुर्गेश पटेल को भारत में गुलाबी क्रांति का जनक माना जाता है। किसको? दुर्गेश पटेल को। भारत में गुलाबी क्रांति की शुरुआत साल 2014 में हुई थी और यह क्रांति मांस प्रसंस्करण और पशुधन उत्पादन में सुधार लाने के लिए शुरू की गई थी। इसलिए पशु उत्पादन में सुधार लाने के लिए की गई थी। वही जॉर्जिया में गुलाबी क्रांति 2003 में हुई थी। जॉर्जिया में गुलाबी क्रांति 2003 में हुई थी। यह शांतिपूर्ण परिवर्तन था। आगे देखते हैं। भूरी क्रांति हीरालाल चौधरी भूरी क्रांति के प्रवर्तक थे। ठीक, और उन्हें भूरी क्रांति का जनक भी माना जाता है। भूरी क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण अनुकूल कॉफी का उत्पादन करना था। ठीक, जो कि केवल विशाखापट्टनम के आदिवासी क्षेत्र की भूमिका पर ही संभव था। विशाखापट्टनम के जो आदिवासी लोग हैं उसी के क्षेत्र में भूमि पर
कॉफ़ी उत्पादन करना संभव था। वैसे तो 1960 के दशक में जिम्बाब्वे में जीव विज्ञान एलन सेलरी भूरी क्रांति की शुरुआत की थी, लेकिन भारत में यह 1970 में एक सेकंड 1970 में हीरालाल चौधरी ने भूरी क्रांति की शुरुआत की थी। यह 1970 में हीरालाल चौधरी ने भूरी क्रांति की शुरुआत की थी। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला, भूरी क्रांति का मुख्य मकसद क्या था? भूमि क्रांति का मुख्य मकसद था पर्यावरण के अनुकूल कॉफी का उत्पादन करना था। पर्यावरण के अनुकूल कॉफी का उत्पादन करना था भूरी क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। भूरी क्रांति के संबंध विशाखापट्टनम के आदिवासी क्षेत्र से है। भूरी क्रांति का संबंध किस आदिवासी के क्षेत्र से है? कहाँ के आदिवासी से? तो यह विशाखापट्टनम के आदिवासी से है। आदिवासी लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आदिवासी लोगों को पढ़ाया जा रहा है और पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से जिम्मेदारी कॉफी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदिवासी के लोगों को पढ़ाया जा रहा है भूरी क्रांति। सोचिए दोस्तों, यह क्रांति ने फसल उत्पादन के लिए था, लेकिन आदिवासी लोगों को पढ़ाने लगा। इस और सही बात क्या हो सकता है? भूरी क्रांति को ब्राउन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। भूरी क्रांति को ब्राउन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला स्लाइड, बादामी क्रांति। बादामी क्रांति यह मसालों के लिए उत्पादन में वृद्धि के कहा जाता है। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन में वृद्धि के लिए यह भारत में मुख्य कृषि क्रांति से एक है। यह भारत में मुख्य कृषि क्रांति में से एक है दोस्तों, बादामी क्रांति। आगे देखते हैं। लाल क्रांति। लाल क्रांति है भारत में लाल क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1980 के दशक में, 1980 के दशक में के मध्य में हुई थी। यह क्रांति 2008 तक चली। इस क्रांति का मकसद क्या था? इस क्रांति का मकसद था कि देश में मांस और टमाटर के उत्पादन में बढ़ाना था। लाल क्रांति को कृषि सुधार के तौर पर भी जाना जाता है। लाल क्रांति कृषि सुधार को भी, किस क्रांति को कृषि सुधार के रूप में जाना जाता है? लाल क्रांति के यह भारत में टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि के लिए जाना जाता है, कृषि सुधार के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं। इसका नेतृत्व विशाल तिवारी ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? विशाल तिवारी ने। इस क्रांति के कारण टमाटर और मांस जैसे प्रमुख पशुधन में उत्पादन में प्रति वर्ष औसतन 3.1% की वृद्धि हुई प्रति वर्ष। भारत में मांस और टमाटर के उत्पादन में वृद्धि करना लाल क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। भारत में मांस और टमाटर का उत्पादन करना लाल क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। टमाटर अथवा मांस उत्पादन में वृद्धि का उद्देश्य था। आगे देखते हैं। काली क्रांति। काली क्रांति जिसे ब्लैक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ब्लैक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, भारत में पेट्रोलियम कच्ची तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से संबंधित है। आत्मनिर्भरता से संबंधित है, जिसका उद्देश्य था इथेनॉल उत्पादन में बढ़ाकर बायोडीजल का उत्पादन करना था। बायोडीजल का उत्पादन करना था। जनवरी 2003 में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया था? 2003 में। किसके? काली क्रांति के रूप में किया गया था। यह काली क्रांति में किया गया था। काली क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? काली क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों को बढ़ाना था, ताकि देश की ऊर्जा जरूरत को पूरी किया जाए। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरी किया जाए, आयात पर निर्भर कम हो। लेकिन अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों, अभी तक नहीं हुआ है। जैसे कि हमारे पेट्रोल के दाम देख लीजिए अभी क्या है। रणनीति। काली क्रांति की रणनीति क्या थी? भारत सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल उत्पादन में तेजी लाने और बायोडीजल बनाने के लिए इसे पेट्रोलियम के साथ मिलाने की योजना बनाई। परिणाम क्या निकला? काली क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में पेट्रोलियम उत्पादन उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा में मजबूती मिली। अगला स्लाइड देखते हैं। स्वामीर क्रांति जिसे गोल्डन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, इसे स्वर्ण क्रांति भी कहते हैं। स्वर्ण क्रांति शॉर्ट में इसे स्वर्ण क्रांति भी कहते हैं, भी कहा जाता है।
1991 से 2003 के बीच भारत में बागवानी और शहद उत्पादन हुई अभूतपूर्व वृद्धि को संदर्भित करती है, जिसमें भारत फलों और सब्जी के एक प्रमुख उत्पादन बन गया। इसका समय अवधि क्या था? तो 1951 से 1903 तक था दोस्तों। मुख्य फोकस कहाँ पर था? तो बागवानी और शहद उत्पादन में था। यह स्वर्ण उत्पादन। परिणाम क्या निकला? भारत में फलों और सब्जियों का एक प्रमुख उत्पादन बन गया। अन्य नाम इसका गोल्डन रेवोल्यूशन की स्वर्ण क्रांति के जनक, स्वर्णित क्रांति के जनक थे। कौन थे? जनक निरपक्ष टूटेज थे। अगला देखते हैं। रजत क्रांति भारत में अंडा उत्पादन में वृद्धि से जुड़ी एक अवधि है। अंडा से जुड़ी एक अवधि है, जिसे 1969 से 1978 के बीच इंदिरा गांधी के शासनकाल में शुरू किया गया था। क्या यह रजत क्रांति का मतलब है अंडे के उत्पादन में नाटकीय वृद्धि, जो भारत के कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से बढ़ावा देती है, कब हुई थी? तो यह क्रांति 1978 के बीच हुई थी, इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुई थी। किसने शुरू की थी? तो इंदिरा गांधी के रजत क्रांति का जनक माना जाता है। इंदिरा गांधी ने ही इस रजत क्रांति का शुरू किए थे। आइए अगला देखते हैं। यह संक्रमण मुर्गा और मुर्गियों को उपयोग और अंडे के उत्पादन में सुधार के लिए, मतलब कि सुधार बढ़ावा देने के लिए इसका अनुप्रयोग माध्यम से हुई थी। विज्ञान के अनुप्रयोग हुई थी इसमें, मतलब कि बहुत एथी से ये मुर्गी के अंडे को फर्टिलाइजेशन किया जाने लगा इस क्रांति में। किसने समर्थन किया था? तो इसे सरकारी और निजी दोनों फर्मों ने समर्थन किया था। क्या इसका परिणाम निकल कर आया? इस क्रांति के परिणाम स्वरूप अंडे का उत्पादन में काफी बढ़ोतरी बढ़ गई अंडे के उत्पादन में। आइए दोस्तों, इंद्रधनुष क्रांति को विभिन्न कृषि पद्धतियों जैसे हरित क्रांति के खाद्य, श्वेत क्रांति के दूध, खंड क्रांति के तिलहन यानी पीली क्रांति, दूरी क्रांति के मत्स्य को अपनाया जाता है। स्वर्ण क्रांति, रजत क्रांति अंडे, गोल क्रांति आलू, गुलाबी क्रांति मांस, ग्रे क्रांति उर्वरक और तीन पर। अगला देखते हैं, अगला स्लाइड। इस प्रकार इंद्रधनुष क्रांति की अवधारणा खेती, बागवानी, वाणिज्य, मत्स्य पालन, पशुपालन और खाद्य ऑटोमोबाइल उद्योग का एक विकसित विकास है। इस सब का जोड़ दिया जाए तो एक विकसित विकास है। 2000 की कृषि नीति ने भारत कृषि के समग्र विकास की परिकल्पना और इसका उद्देश्य इंद्रधनुष क्रांति माध्यम से हासिल करना था। देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2015 से 16 में कहा गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2015 से 2016 में कहा गया, भारतीय कृषि एक तरह से अपनी प्रगति सफलता का शिकार विशेषकर हरित क्रांति है। कृषि स्थिरता और इंद्रधनुष क्रांति को एक अवधारणा के रूप में विकसित करने के लिए सिद्धांत विकास कार्यक्रम की सिफारिश की गई थी। ठीक, आगे देखते हैं। अगला अमृत क्रांति का अर्थ है अमृत क्रांति या अमृत की लहर। यह शब्द कई संदर्भों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि भारत सरकार की एक नदी संपर्क योजना, एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पोर्टल या एक कृषि क्रांति। यह अमृत क्रांति के कुछ संभावित अर्थों और संदर्भ का विवरण है। आइए विवरण देखते हैं। विवरण। नदी संपर्क योजना। भारत सरकार ने अमृत क्रांति के रूप में नदी संपर्क योजना का प्रस्ताव पारित किया था।
प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें लगभग 37 नदियों का नहरों के माध्यम से जोड़ने और जल संरक्षण के लिए बांध और जल भंडार बनाने के लिए बात कही थी। यह भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के माध्यम से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल है। अमृतकाल में कृषि क्रांति, यह योजना पारंपरिक उर्वरक के साथ साथ जैविक उर्वरकों को शामिल करके कृषि प्रधान के लिए वैकल्पिक पोषण तत्व में बढ़ावा देने के लिए है। आगे देखते हैं। अमृत, यह एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पदार्थ है जो शहद के लिए चीनी का स्रोत और कृषि और बागवानी भी उपयोगी है। अमृत क्रांति का कथन था, यह एक कार्यक्रम है जो भारत के स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन को बलिदान करने वाले क्रांतिकारियों के जीवन गाथा का दर्शाता है। ठीक। अमृत आयुर्वेद में हल्दी को भी अमृत का दर्जा दिया गया है। आयुर्वेद में हल्दी को अमृत का दर्जा दिया गया है। इसलिए अमृत क्रांति शब्द का अर्थ और संदर्भ उस स्थिति पर निर्भर करता है जहां उपयोग किया जाए, आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब तो ये समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा भारत के प्रमुख कृषि क्रांति के बारे में जानकर? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।